नमस्कार। शोमर तुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आप ये समझ लीजिएगा कि 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसकी शुरुआत हो गई है। जो अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं तो ये उसकी तैयारियां ही चल रही हैं। जो फाइनल एग्जाम जो होना है तो उसका ये सेमीफाइनल है। राजनीतिक रूप से जो फाइनल 2024 अप्रैल मई के आसपास जो होगा तो उसका ये फाइनल सेमीफाइनल शुरू हो गया। जो चुनाव में जा रहे हैं जो राज्य अभी राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये तेलंगाना हो गया और एक नॉर्थ ईस्ट में, तो उनके लिए दोनों गठबंधन जो एनडीए है और इंडिया अलायंस दोनों ने अपनी कमर कस ली है। दोनों के दोनों चाहते हैं कि इससे हमें बढ़त मिल जाए ताकि हम एक आत्मविश्वास के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में जाए। कल ही इस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए या इसमें पहल करने के लिए या इसमें लीड लेने के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश की जो लिस्ट निकाली है उम्मीदवारों की, वो बड़ी चौंकाने वाली है। और ये काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है और किसी पार्टी में इतना दम नहीं है। तो कल जो उन्होंने नई लिस्ट, जो दूसरी लिस्ट जारी करी है, उसमें तो 3 केंद्रीय मंत्री हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और 5 या 7 सांसद हैं जो विधानसभा में लड़ेंगे और एक राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के। और राष्ट्रीय महासचिव कोई साधारण सा नहीं है, बड़ा मजबूत व्यक्ति है, कैलाश विजयवर्गीय। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने जो है विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं की होगी, जैसे वो बता रहे हैं कि मैंने मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद उनको लड़ने के लिए कहा गया। हालांकि विजयवर्गीय का इंदौर में बड़ा प्रभाव है, उनके बेटे भी वहाँ पर राजनीति करते हैं और उनको वो सीट दी गई जो कि उनके बेटे लड़ते थे। जिस सीट से उनके बेटे लड़ते हैं उस सीट पर उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। अब क्या है कि हालांकि शुरुआती दौर के बाद अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति बेहतर से बेहतर होती जा रही है और ये अब आंतरिक सर्वे भी जो आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है। पहले तो फाइट दिखा रहे थे, लेकिन अब क्लियर मेजोरिटी दिखा रहे हैं कि अच्छी खासी बढ़त हो जाएगी। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जो है इसमें थोड़ा सा भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि जो पिछले चुनाव थे 2018 के, हालांकि मध्य प्रदेश में इसको बीजेपी को कांग्रेस से थोड़ा एज मिला था वोट परसेंटेज के मामले में, लेकिन 5 सीटें जो है उससे कम रह गए और सरकार कमलनाथ ने बना दी, बीजेपी ने बना दी। तो बीजेपी का नेतृत्व जो है किसी भी हालत में उस स्थिति को दोबारा नहीं लाना चाहता है। यद्यपि शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ कोई आरोप नहीं है और वह अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी स्थिति मजबूत होती जा रही है। इसके बावजूद ये इतने लोगों को उतारना, तो वो उनकी रणनीति, बीजेपी की जो है एक लंबी रणनीति है जो मैं समझता हूं। क्योंकि बावजूद इसके कि शिवराज सिंह चौहान का काम बड़ा अच्छा चल रहा है, सब कुछ है, लाडली बेटी स्कीम है, बहुत कुछ है, और उन्होंने जो आजकल फ्रीबीज का है वो भी उन्होंने बढ़ा दिया है। लेकिन होता क्या है कि आम जनता में शिवराज सिंह चौहान लगभग 20 सालों से सत्ता में है, 1-1.5 साल कमलनाथ का अगर माइनस कर दे, तो एक ही आदमी को लगातार देख करके जनता के अंदर भी बोरियत होती है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी नहीं हुआ हो, जैसे ये नवीन पटनायक चल रहे हैं, कई सालों से चल रहे हैं, या ये चली है आजकल ममता का तीसरा टर्म चल रहा है, या
ज्योति बसु का जो है बंगाल में था, या इनका सीपीएम का बुद्धे भट्टाचार्य, या नहीं दूसरे थे वो त्रिपुरा में। लेकिन जब ये उखड़े तो बुरी तरह उखड़े। एक सीमा होती है लोगों को, एक आदमी को देखने की। हर कोई नए थोड़ा परिवर्तन चाहता ही है और लगातार चाहता है। तो शायद यही रणनीति रही होगी बीजेपी की कि उन्होंने महासचिव अपने विजय वर्गीस को उतारा और 3 केंद्रीय मंत्री भी, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, इनको भी जो है मैदान में उतारा। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? और 7 सांसद जो कि सीटिंग है, इससे फर्क ये पड़ेगा कि जो सांसद है उनके एक सांसद के अंतर्गत जो है कई विधानसभा सीटें आती हैं। तो जब वो खुद लड़ेंगे एक सीट से, क्योंकि वो सांसद रह चुके हैं कई उसमें, तो उसका प्रभाव पूरा पड़ेगा। जो बाकी अन्य सीटें हैं, अगर उसमें से कोई कांग्रेस की भी है तो उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो एक सांसद कई विशाल क्षेत्र का होता है, तो वो अपनी उस तक सीमित नहीं रहेगा, अपनी विधानसभा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसके जो और विधानसभाएं हैं उसमें भी वो जोड़ देगा। ऐसे केंद्रीय मंत्रियों का है, वो केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन यहां आकर के वो अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया हो तो इस बीच उनको टाइम है काम करने का। और एक और बड़ी बात जो मुझे लगती है, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की जो कश्मकश हर राज्य में होती है और हर पार्टी में होती है। मध्य प्रदेश में भी कई दावेदार हैं बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के, तो सारे दावेदारों को उन्होंने उतार दिया है। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि जब सारे दावेदार उतर जाएंगे तो हर कोई अपना वजन बढ़ाने के लिए अपने विधायकों को जिता के लाएगा, ज्यादा से ज्यादा विधायकों को जिता के लाएगा। तो इससे अल्टीमेटली पार्टी पे फर्क पड़ेगा और जो सारे सक्रिय हो जाएंगे। जो इनके कार्यकर्ता हैं, माना कोई किसी भी कारण से रूठा हुआ है तो वो किसी अन्य जो जिसको पसंद करता है उसके उम्मीद से कि ये भी हमारे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो वो भी आकर के सक्रिय हो जाएंगे। तो इससे इस बात का फर्क पड़ेगा। अभी 1-2 दिन पहले कल ही जो है राहुल गांधी जब बता रहे थे, किसी पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछा कि इन चुनाव में अभी क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना का जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश का भी जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ का भी जीत रहे हैं और राजस्थान में हम एकदम पर स्पष्ट नहीं है। तो स्पष्ट यह है कि वो राजस्थान हार रहे हैं, मध्य प्रदेश भी हार जाएंगे, तेलंगाना में तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर कांटे की कोई टक्कर है तो छत्तीसगढ़ में है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। तो बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश उन्होंने दुरुस्त कर दिया और वहां भी अब छत्तीसगढ़ चैलेंज है। और वहां वो जो रमन सिंह थे, इनके पुराने, वो बहुत अच्छे सज्जन थे, सब कुछ काम किया, लेकिन वो नहीं जीत पाए। तो अब उनको वहां पर अपने को पूरा फोकस करना होगा। इसके बाद लगातार वो कर रहे हैं। और जो भूपेश बघेल की सरकार में जो कुछ चल रहा है, जो एंटी हिंदुत्व चल रहा है, उसका उनको फायदा मिलेगा। तो उस अपने संगठन को अब उनको छत्तीसगढ़ में मजबूत करना है, जागृत करना। उनको जो है मजबूत तो है ही है, लेकिन उनको प्रेरित करना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान ऐसे राज्य रहे हैं और अब कर्नाटक भी जुड़ गया जो हिंदुओं के लिए अभिशाप बन गए थे। और यही वजह है कि जो इंडी गठबंधन की जो पहली सार्वजनिक रैली होनी थी, जिसमें सारे के सारे लोगों ने अपनी एकजुटता प्रकट करनी थी, वो होनी थी मध्य प्रदेश के भोपाल में। और आप जानते हैं कि वहां क्या हुआ। कमलनाथ ने साफ मना कर दिया कि हम आपको भोपाल में कोई रैली करने की इजाजत नहीं देंगे। वो लड़े, वो वहां जाकर के लड़े और इससे पूरे इंडी गठबंधन में जो है एक रोष भी पैदा हो गया। और ये रोष जो है लगभग धीरे धीरे करके फैलता जाएगा।
ममता नाराज हैं, तो ये नीतीश कुमार नाराज है। तो अब अगर संभावनाएं, अगर इनकी बीजेपी की अगर 49% जीतने की संभावनाएं थी किसी भी राज्य में, तो वो 50% को क्रॉस कर जाएगी। क्योंकि जो इस बीच उदयनिधि मारन ने, उदयनिधि स्टालिन ने, उसके पुनमुंडूकर के मंत्री ने, A.K. राजा ने, चंद्रशेखर यादव जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो इसके अखिलेश सिंह के खासम खास हैं, या कर्नाटक के जो मंत्री हैं, या जितने भी ये लोग हैं इंडी गठबंधन के, जिन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ एक घृणा वाली लहर फैलाई, उसका प्रभाव अगर कहीं पड़ना है सबसे ज़्यादा, तो वो उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर मध्य भारत में ही पड़ेगा, और बंगाल में भी पड़ेगा जब लोकसभा के चुनाव होंगे। तो ये इनके लिए मौका है 2024 का टेस्टिंग का बीजेपी के लिए, इन 5 राज्यों में, इन 4 राज्यों में, 5 और नॉर्थ ईस्ट में तो जो भी होगा, लेकिन इन 4 राज्यों में टेस्टिंग है कि जो ये घृणा इन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ फैलाई, उसको लेकर के जनता के पास जाना है। और प्रधानमंत्री इस समय यही कर रहे हैं। तब तो बड़े शान से कहते कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और ये और वो, इवन आप देखिए इसका क्या फर्क पड़ा। जो संसद में रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ भी कहा, असंसदीय कहा, लेकिन उस पर उतनी प्रतिक्रिया, जैसे इन्होंने प्रतिक्रिया करी, लोगों ने, पूरी जनता ने, काफ़ी लोगों ने, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, उन्होंने उसकी तुलना उदयनिधि स्टालिन वाले भाषण से कर दी, या इंडी गैंग के जो वो है, जो कुछ एंटी हिंदू था। तो सबने पूछा कि भाई देखो उसने गलत बोला, सब मान रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने सामूहिक रूप से सनातन धर्म का इरेडिकेट, माने खत्म करना, सनातन धर्म कौन है? जो सनातनी लोग हैं। तब तुम्हारे मुंह बंद थे। तुम इतने दोगले कैसे हो सकते हो कि तब तुम बंद थे और आज उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और ये सारा मामला 1-2 दिन में ठंडा हो गया। उनको एहसास हो गया कि जो कुछ हमने वहां गलत किया था, वो उसके सामने ये गलत कम है। क्योंकि यह एक इंडिविजुअल को उसने कहा, हालांकि उसके पीछे भी कहानी है कि उन्होंने भड़काया और प्रधानमंत्री को नीच कहा और बार बार कहते रहता है। और वो तो खैर एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। गाली देने की जो इनकी परंपरा है कांग्रेस की, वो कोई नई नहीं है। और जितना इसने बोला है उससे तो कई गुना ज़्यादा कांग्रेसी बोलते हैं और विपक्ष के लोग बोलते हैं। तो इसीलिए ये जो मामला हुआ ये ठंडा पड़ गया। इन्होंने फिर इसको ज़्यादा नहीं उछाला, क्योंकि उनको जो प्रतिक्रिया आई सनातन धर्म वालों की, उसको देख करके ये घबरा गए। उन्होंने कहा इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। जो सनातन धर्म पर विश्वास करते हैं उनकी स्मृति दोबारा जग जाएगी। उनको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, अरे ये तो वही लोग हैं जो आज इस पे बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ये तब कहाँ थे, इन्होंने तब क्यों नहीं बोला। तो अब ये एहसास उनको भी हो गया है, इंडी गैंग को, जो इंडी अलायंस है, कि जो कुछ ये हुआ ये हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। लेकिन क्या है कि इनके नेता है राहुल गांधी। राहुल गांधी का देश से कोई संबंध नहीं है, राहुल गांधी का अपनी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। उनका सिर्फ एक ही संबंध है, किसी तरह जो है ये देश बर्बाद हो। अगर मैं सत्ता में नहीं हूं तो ये देश बर्बाद हो जाए। तो वो जो है देश में जगह जगह विभाजन करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके पास एकमात्र मुद्दा, मैं इंडी गैंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, अडानी का मुद्दा है। क्यों है? आप सोचिएगा क्यों अडानी करते हैं? क्योंकि अडानी ने हर जगह विदेशों में, अडानी का कारोबार देश में कम है, विदेशों में ज़्यादा है। उसने हर जगह जिनपिंग को रिप्लेस किया है, चीन को रिप्लेस किया है। चीन जो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो भी महारथी है, लेकिन उसके हाथों से अडानी ने कई प्रोजेक्ट छीन लिए। और क्योंकि राहुल गांधी का, कांग्रेस का देश से उतना संबंध नहीं है जितना चाइना से है। उनका MOU खुद बताता है
कि वह चाइना के प्रति वफादार है, वह जिनपिंग के प्रति वफादार है, इसलिए उनका अडानी दुश्मन नंबर 1 है। अभी तक अडानी के खिलाफ कोई भी एक पैसे का सबूत नहीं मिला, लेकिन ये अपना राग ला रहे हैं। जैसे 2019 के पहले जो है कहते थे कि चौकीदार चोर है, वैसे आज जो है अडानी की सरकार ये वाहियात आदमी है जो इस देश को तोड़ने पे लगा है। वहाँ जाकर के विदेशों में जाकर के चीन की तारीफ करता है। तो इस इंडी गैंग को जो है डुबाने का काम अगर कोई करेगा तो राहुल गांधी करेंगे। लेकिन जो एक इस इंडिया अलायंस में जो लोग हैं वो इतने भी मूर्ख नहीं है, वो समझ रहे हैं कि हम इससे जुड़ करके अपनी लुटिया डुबो रहे हैं। और आप देखिएगा आते आते चुनाव के नज़दीक आते आते सब बिखर जाएंगे। जैसे नीतीश कुमार को बता रहे हैं वो पलटी मार रहे हैं, हालांकि मेरा ऐसा मानना नहीं है। इस पर मैं एक एपिसोड और बनाऊंगा, दूसरा बनाऊंगा। लेकिन स्थिति ये है। तो आज जो एमपी में हुआ, कल के दिन राजस्थान में भी ऐसे कुछ चौंकाने वाले निर्णय सामने आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी बीजेपी में नेतृत्व की लड़ाई है। पिछला चुनाव सिर्फ इसलिए हारी बीजेपी क्योंकि वसुंधरा को लोगों ने पसंद नहीं किया। तब नारे रखते थे कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। हालांकि उस नारे की वजह से इनको बहुत भुगतना पड़ा, इनको जिन्होंने नोटों को वोट दिया या जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। आज राजस्थान महिला उत्पीड़न के मामले में देश में नंबर 1 है। तो ये सब जो चुनावी वो रणनीति अब जाकर के अपने पीक की तरफ जा रही है, और जनवरी तक जो है सब कुछ खुला खेल आ जाएगा, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।